स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा देश। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी के लोकसभा चुनाव लड़ने और न लड़ने की अटकलों के बीच सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने नया राजनीतिक दांव चल दिया है। दरअसल उन्होंने अपनी बेटी नुसरत को अपना राजनीतिक विरासत बता दिया है, वारिस बता दिया है। गाजीपुर में सपा कार्यालय पर इंडिया गठबंधन नेताओं की बैठक हो रही थी। इसी दौरान बैठक को संबोधित करते हुए अफजाल ने नुसरत का परिचय सभी के सामने कराया और साथ ही साथ अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत पिछले कई दिनों से अफजाल के चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और हाईकोर्ट से सजा बरकरार रहने की आशंका से अफजाल ने ये नया दांव चला है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी और अफजाल की सजा मामले में 2 मई को यानी कि आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल की सजा पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा रखी है। सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी का नया राजनीतिक दांव बेटी नुसरत को बताया है। अपना राजनीतिक वारिस अफजाल की बेटी नुसरत पिछले कई दिनों से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। हाई कोर्ट से सजा बरकरार रहने की आशंका को देखते हुए ये दांव अफजाल अंसारी की तरफ से चला गया है। प्रदीप दुबे संवाददाता जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। प्रदीप, अब अफजाल अंसारी की जो यहाँ पर सजा है और जो कार्यवाही चल रही है उस पर कोर्ट का क्या फैसला आना है? क्या उनकी जमानत पर रोक लगा दी जाएगी या फिर जमानत दे दी जाएगी? अटकलें हैं, लेकिन उन अटकलों को भी दूर करते हुए अफजाल अंसारी नजर आए। अगर उनकी जमानत मंजूर नहीं होती तो उनके बराबर में उनकी बेटी है, उनकी जगह पर उनकी बेटी नुसरत खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने राजनीतिक वारिस उन्हें करार दिया है। जी, मैं आपको बता दूं, गाजीपुर अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा हफ्ता कराई थी, जिसको हाई कोर्ट ने रोक लगाई और उसी मामले को देखते हुए अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी नुसरत को चुनाव में उतारने का पूरा प्रयास कर रखा है सपा के सिंबल से। जैसे उनका अगर कहीं न कहीं मामला फंसता है कोर्ट में, जो आज सुनवाई होनी है और उसको लेके वो पूरी तरह तैयार है। भाई देवे को कोर्ट उनके विपक्ष फैसला देता है तो कहीं न कहीं नुसरत जो उनकी बेटी है वह गाजीपुर से सपा के सिंबल से चुनाव लड़ेगी, वह उनका दावा है। और यह यहाँ की गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी है कि अफजाल अंसारी अपनी बेटी पे दाव खेले हैं और अपनी बेटी को गाजीपुर से चुनाव लड़ाने के प्रयास में है सपा के सिंबल में। अगर बाय द वे उनकी जमानत मंजूर की जाती है तो कहीं अफजाल अंसारी जो यहाँ वर्तमान बसपा के सांसद हैं वह चुनाव लड़ेंगे या फिर उनकी बेटी नुसरत अंसारी ही यहाँ से सपा से उम्मीदवार होंगी। सकता है प्रदीप दुबे, क्या सजा यहाँ पर बरकरार रहेगी या फिर जमानत मंजूर कर ली जाएगी? जैसे आज इस पे सुनवाई आनी है, यह मामला अभी कार्य में बंद है। जो न्यायालय का आदेश आएगा, इनका परिवार जो अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का उसको सिरोधार मानता है। जो न्यायालय का फैसला आएगा वो उस विचार अनुसार, अगर न्यायालय का फैसला अफजाल अंसारी के पक्ष में आता है तो अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा उनकी बेटी नुसरत अंसारी गाजीपुर से सपा के सिंबल से इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। ये राजनीतिक इतिहास रहा है कि मुख्तार अंसारी के भाई और मुख्तार अंसारी एसपी से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन एक नया चेहरा आप सामने आया है। अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, ये अभी फिलहाल कश्मकश है, क्योंकि आज सुनवाई में पता चलेगा कि क्या कुछ आगे होना। लेकिन अगर नुसरत खड़ी होती है अफजाल अंसारी के जगह पर, चुनाव प्रचार प्रसार तो करनी है, लेकिन क्या जो उनके अपोजिशन में पार्टी है उन्हें चैलेंज दे पाएंगी? वैसे जो यहाँ से बीजेपी से वो प्रत्याशी हैं पारसनाथ राय जी, और उन्हें गाजीपुर जनपद में 20% लोग ही जानते हैं।
अन्यथा वह चर्चाओं से दूर रहे। ऑटोमेटिक उनको बीजेपी ने चेहरा बना के सिंबल दे दिया और वह चुनाव के दावेदार हो गए। कहीं न कहीं यह पूरा चुनाव अफजाल के पक्ष में अब तक दिखाई दे रहा है, इसलिए कि कहीं मुख्तार की सिंपैथियां जुड़ी हुई हैं और सपा इनके लोग भी इनके ऊपर दाव खेल रहे हैं कि अफजाल अंसारी के साथ जुटे हुए हैं। गाजीपुर का चुनाव काफी दिलचस्प होगा, या नुसरत लड़े या अफजाल अंसारी लड़े। लेकिन एक फायदा भी है अफजाल अंसारी के लिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी की हाल ही में डेथ हुई है। उन सहानुभूति के बेस पर भी जनता उन्हें वोट दे सकती है। जैसे मैम गाजीपुर जनपद में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का परिवार और इनका राजनीतिक करियर बहुत अच्छा रहा और मुख्तार अंसारी को यहाँ कुछ जो है लोग मसीहा मानते थे गाजीपुर जनपद में, जो गरीब और निचले तबके के लोग थे। और इस एवज में मुख्तार अंसारी के परिवार अफजाल लड़े या उनकी लड़की लड़े, वह सिंपैथियां मिलनी तय है। बिल्कुल। लेकिन प्रदीप दुबे, एक तरीके से अगर नुसरत खड़ी होती है चुनाव के लिए तो नुसरत के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक मैच्योर चेहरा सामने आना और एक नया चेहरा सामने आना काफी कुछ दर्शाता है। जैसे मैम यह गाजीपुर जनपद है, अफजाल अंसारी की बेटी लड़ेंगे मगर चेहरा अफजाल अंसारी या मुख्तार अंसारी का होगा। बस उन्हें एक सामने गुड़िया के रूप में खड़ा किया जा रहा है, मगर लड़ेंगे तो अफजाल अंसारी और उनके परिवार के ही लोग। लेकिन क्राइम होता है प्रदीप, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मौजूदा सरकार ने जो मुद्दा रखा है और उसमें अच्छा खासा जनता का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है कि उत्तर प्रदेश ने सरकार ने क्राइम को कंट्रोल किया। उसी क्राइम के बेस पर उनकी सजा बरकरार रहेगी या फिर उन्हें जमानत मिलेगी? क्रिमिनल एक धब्बा है, उसी बेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वोट पर? जैसे अगर मुख्तार अंसारी का चेहरा होता, बट यह अफजाल अंसारी का चेहरा है और कई बार यहाँ गाजीपुर से सांसद रह चुके हैं। इनकी राजनीतिक छवि अच्छी है और जो गैंगस्टर मामला इनके ऊपर चल रहा है, देखिए अपराध तो अपराध होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके ऊपर भी कोर्ट विचाराधीन है और कार्रवाई करेगी या न करेगी वो पिटारे में बंद है। जो अफजाल अंसारी की छवि है गाजीपुर जनपद में, राजनीतिक छवि अब तक अच्छी है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से नुसरत डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रही है, महिलाओं से बात कर रही हैं, तो ऐसे में जो महिला की मेजॉरिटी है कहीं ना कहीं नुसरत की तरफ मुड़ सकती है। ये बीजेपी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। जैसे बीजेपी के लिए इसलिए चैलेंज हो सकता है मैडम, गाजीपुर जनपद में महिलाओं का रुझान महिलाओं के लिए अक्सर उनके साथ होता है और नुसरत एक सामान्य परिवार की एक लड़की नहीं है, अफजाल अंसारी की बेटी है। वह कहीं बड़ा चेहरा है और कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है। अगर अफजाल अंसारी की कुछ सजा आपदा नहीं हुई तो अफजाल अंसारी भी चुनाव लड़ेंगे। फिर भी नुसरत प्रचार दौर में काफी जोरों शोरों से लगी हुई है। जिस तरह हमेशा वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं यह महिलाओं का आकर्षण उनके ऊपर जाएगा। लेकिन प्रदीप, यहाँ पर अफजाल अंसारी को कहीं ना कहीं आशंका है कि उसकी जमानत मंजूर होगी भी कि नहीं होगी, लेकिन अफजाल ने ऑप्शन में अपनी बेटी को उतार ही दिया, यानी कि चुनाव की पूरी तैयारी और यहाँ पर जो परेशानी है उसको लेकर कोर्ट में जो मामला हो रहा है उसको भी फेस करना है। अफजाल अंसारी कोर्ट न्यायालय से तो पूरी तरह संतुष्ट है, मगर कहीं न कहीं बीजेपी के लोगों से और बीजेपी से प्रभावित है। जैसे उन्होंने पूर्व में यह बयान दिया कि मेरे भाई मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दे दिया गया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। उसी को देखते हुए कि वह मानते हैं कि मेरी सजा अब तक कहीं न कहीं किसी प्रेशर से हो जाएगी और मुझे चुनाव से लोग बाहर कर देंगे। इसीलिए इन्होंने अपनी बेटी के ऊपर दाव खेल दिया कि भाई दबे अगर मुझे सजा आपदा होती है तो मेरी बेटी गाजीपुर में सपा और इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगी। अफजाल अंसारी की ये चाल बहुत ही सही सटीक साबित हो सकती है, क्योंकि एक तो महिला और दूसरे यंग है
और ऐसे में जो युवाओं को भी साधने की पूरी कोशिश कर सकती हैं नुसरत, और साथ ही साथ महिलाओं को भी अंडर में ला सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बात और भी निकलकर सामने आती है कि जो नुसरत है उसके लिए एक नई चाल है, नई चाल, यानी कि नुसरत जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है उसका जो प्रभाव है काफी पॉजिटिव है काम को लेकर। नुसरत इन सारी चीजों पर किस तरीके से कवर अप करेंगी, किस तरीके से जनता को और भी ज्यादा लुभाने की कोशिश करेंगी? जैसे मैम, गाजीपुर जनपद में अभी केवल अफजाल अंसारी का बयान आया कि नुसरत चुनाव लड़ेंगे, मगर अभी मंच कहीं नुसरत ने साझा नहीं किया, इसलिए कि राजनीतिक से काफी दूर है नुसरत, और उन राजनीतिक करियर का कफन उन्हें याद नहीं है। तो फिर भी जिस तरह अफजाल अंसारी ने दाव खेला है, तो कहीं न कहीं उनके पक्ष में खेला है, और कहीं न कहीं लोगों का परिवार बड़ा राजनीतिक चेहरा रहा है। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, प्रदीप, अगर नुसरत एक अंदाजा ही लगा सकते हैं, चुनाव में खड़ी होती हैं, जो यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्हें टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की हमेशा कोशिश रही है कि विपक्ष की सीट पर सेंधमारी करना, अपने पाले में लेना। तो क्या ये कांटे की टक्कर हम देख सकते हैं? गाजीपुर में अभी तक मैडम कहीं कांटे का टक्कर नहीं देखा, इसलिए कि जो पारसनाथ राय है, जो यहाँ से बीजेपी से प्रत्याशी है, उनको यहाँ के लोग जानते तक नहीं है। जैसे मनोज सिन्हा यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, तो उनके लड़के यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, और जैसे आपको कुछ पूर्व सूचना मिली होगी कि जो जी। चलिए, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आज क्या कुछ सुनवाई में आता है, सजा बरकरार रहेगी या फिर मंजूरी हो जाएगी जमानत की? बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी कर दी है उम्मीदवारों की लिस्ट। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा को टिकट मिला है, तो वहीं डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा को टिकट दिया गया है। कासगंज से नरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बसपा ने टिकट जारी कर दिया, लिस्ट जारी कर दिया है लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट आपके स्क्रीन पर। गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा को टिकट दिया है बसपा ने, भरोसा जताया है। डुमरियागंज में मोहम्मद नदीम मिर्जा को टिकट दिया गया है, तो वहीं कासगंज से नरेंद्र पांडे चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी कर दिया है, और उस लिस्ट में क्या क्या नाम है हम आपको बता रहे हैं। डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम, कासगंज से नरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। इन सभी तमाम चेहरों पर भरोसा बसपा ने जताया है, लेकिन बसपा के लिए लोकसभा सीट को जीतना एक तरीके से कांटे की टक्कर की तरह है, बहुत ही मुश्किल है। बसपा का बोलबाला रहा है, लेकिन अभी फिलहाल बसपा तो कभी गठबंधन के साथ लड़ती है या फिर अलहदा लड़ने की ऐलान करती है। लेकिन अब देखना यह है कि जिन चेहरों पर भरोसा बसपा ने जताया है, क्या ये चेहरा बसपा के लिए मुफीद साबित होगा? क्या बसपा को वोट दिलाने में पूरी तरीके से कोशिश कर पाएंगे? क्योंकि बसपा की कोशिश रही है कि टक्कर दिया जाए तमाम पार्टियों को, और ये सभी जो उम्मीदवार हैं, जो लिस्ट जारी है, वो किस तरीके से बसपा को फायदा दिलाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बसपा ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा को टिकट दिया गया है। डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा को टिकट हासिल हुआ है, तो वही कासगंज से नरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। तो तमाम ऐसे लिस्टों में नाम है जो सामने हैं। उम्मीदवार के नाम है श्री आलोक कुशवाहा, जो कि लखनऊ पूर्वी से है। तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, और गोंडा से सौरभ कुमार है, डुमरिया से मोहम्मद नदीम मिर्जा है, कासगंज से नरेंद्र पांडे है, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ है,
बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे हैं, तो वहीं मशहूद अहमद आजमगढ़ से हैं। इन सभी चेहरों पर भरोसा बसपा ने जताया है। अब ये किस तरीके से बसपा को जीत दिलाते हैं, अब इनके लिए एक बड़ी चुनौती है। कसौटी भरा ये मुकाबला है। अब देखना ये है कि किस तरीके से बसपा की पहचान को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अच्छा खासा वोट दिलाने की कोशिश करेंगे ये तमाम उम्मीदवार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल रायबरेली में 5वें चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वही जानकारी दे दे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। बसपा प्रत्याशी ठाकुर प्रसाद यादव आज नामांकन करेंगे। प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में लगातार हलचल बनी हुई है। रायबरेली में 5वें चरण के नामांकन का कल आखिरी दिन है। उसको लेकर अभी फिलहाल तैयारियां हो रही हैं। अब नामांकन तमाम प्रत्याशी करेंगे और वहां पर नामांकन का पर्चा भरेंगे। उसके बाद प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। बसपा प्रत्याशी ठाकुर प्रसाद यादव नामांकन आज करने जाएंगे, पर्चा भरने जाएंगे और तमाम जो पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो भी कल जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी में लगातार हलचल बनी हुई है। चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव का महापर्व है और इस पर्व में तमाम पार्टियों की तैयारियों के साथ नामांकन का पर्चा भरना, 5वें चरण के चुनाव को लेकर भी अब तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो रायबरेली में 5वें चरण के नामांकन का पर्चा भरा जाएगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई है कि कौन उम्मीदवार होगा। ये हालांकि आज या कल में ये तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि अब वक्त बहुत ही कम बचा हुआ है कांग्रेस के लिए। उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली पर सभी की निगाहें हैं। कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जबकि अमेठी में बीजेपी ने सांसद स्मृति ईरानी को प्रत्याशी घोषित किया है, जिन्होंने सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और अन्य नेताओं के साथ रोड शो के पश्चात नामांकन दाखिल किया है। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ने अभी तक कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने की खबरों के बाद अमेठी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी कांग्रेस दफ्तर पर राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस नेताओं के धरना प्रदर्शन के पश्चात सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा बुधवार को अमेठी पहुंचे और कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की और आश्वासन दिया कि गांधी परिवार ही अमेठी से चुनाव लड़ेगा। नामांकन की तैयारियों को लेकर भी किशोरी लाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में चर्चा की। देखिए, एक चीज़ तय हो गई है, कांग्रेस पार्टी अमेठी में 3 तारीख को नामांकन करेगी। उसके लेकर हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। लोगों को आने का, कैसे कौन आएंगे, जैसे हमारी पहले से नामांकन की प्रक्रिया होती रही, उसके संदर्भ में पूरी तैयारी हुई है। 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी अमेठी में नामांकन करेगी। खबरों में आगे बढ़ते विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ऊना जिला के हरौली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके उपरांत वो गगरेट विधानसभा के अधीन एक निजी होटल में पहुंचे, जहां पहुंचने पर बीजेपी प्रत्याशी चैतन्य शर्मा और अन्य कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह का जोरदार स्वागत किया। पठानकोट जोगिंदर नगर के रेल मार्ग पर नूरपुर से बैजनाथ तक जल्द रेलगाड़ी चलने की उम्मीद अब पक्की हो गई है। रेलवे विभाग ने नूरपुर से
कोपर लाहड़ तक धवार रेल ट्रैक पर अब 2 डिब्बों के साथ इंजन भेजकर दूसरे चरण का ट्रायल किया है। 9 महीने बाद रेल डिब्बों के साथ इंजन की आवाज सुन लोग नगरोटा सूर्या रेलवे स्टेशन पहुंच गए। रेल डब्बों के साथ इंजन को पटरी पर दौड़ता देख लोगों में जल्द रेलगाड़ी शुरू होने की उम्मीद जग गई है। इससे पहले 26 अप्रैल को रेल ट्रैक पर केवल इंजन दौड़ा कर ट्रायल किया गया था। अफसोस इस बात का है कि ये जो ट्रेनें थी ये जुलाई 2023 को बंद कर दी गई थी। थोड़ा सा ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था जो कि लगभग 400 मीटर का था। हमें खेद इस बात का है, दुख इस बात का है कि थोड़ा सा ट्रैक खराब हुआ और इन्होंने 1 साल के करीब समय जाया कर दिया। लोगों में बड़ा गुस्सा भी है, आक्रोश भी रहा और लोगों ने हमें न भारत एकता दल को मजबूर किया। हमारे साथ पेंशन संघ जो रिटायरी हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं, गुरुदेव सिंह के नेतृत्व में जो पेंशन संघ है यहाँ नगरोटा सूर्या का, उन्होंने भी इसमें शिरकत की। और पिछले दिसंबर 2023 से हम लगातार ये धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और फिर जाके दिल्ली में भी हमने जंतर मंतर पर ये धरना किया, प्रदर्शन किया और फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी में बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के नामांकन में शामिल हुए। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यूपी में सपा और बसपा का खाता भी नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा है कि 2019 में मोदी जी की आंधी थी और 2024 में भी मोदी जी का नाम ही सुनामी है। बीजेपी यूपी में 80 की 80 सीटें जीत रही है। यूपी में सपा और बसपा का खाता नहीं खुलेगा, ये डिप्टी सीएम का कहना है। नामांकन में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये कौशाम्बी में भी चुनाव होना है लोकसभा का और ऐसे में अपने प्रत्याशी के हक में वहां पर पहुंचे। नामांकन के पर्चा दाखिल करने के लिए प्रत्याशी पहुंचे थे और इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे जहां पर विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। कहा है कि बसपा हो या सपा, किसी का भी खाता नहीं खुलेगा। 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। केशव प्रसाद मौर्य नामांकन के पर्चे दाखिल करने के दौरान पहुंचे जहां पर विपक्षियों को पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट बीजेपी के खाते में आएगी। ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 के 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। कुशीनगर के पटहेरवा थाना क्षेत्र में एक युवा ने महिला पर 3 राउंड फायरिंग करके सनसनी फैला दी है। गोली लगने से महिला लहूलुहान हो गई थी, जिसके बाद महिला को फजील नगर पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने गोली निकालने के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है। मामला जमीनी विवाद बताया जा रहा है। आरोपी विशाल महिला का सौतेला बेटा है और दोनों के बीच पुराना जमीनी विवाद है जिस पर मामला भी दर्ज किया जा चुका है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ भी जारी है। तो मामला ये कुशीनगर का है। फायरिंग से क्षेत्र में हलचल मच गई, लेकिन महिला फिलहाल खतरे से बाहर है। उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जमीनी विवाद बताया गया है। 2 परिवारों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा है। ये मामला दर्ज भी है और ऐसे में कार्रवाई भी की जा रही है। अब देखना यह है किस तरीके से इस पर कार्रवाई होती है। कल रात्रि जनपद कुशीनगर के थाना पटेरवा अंतर्गत फाजिल नगर वार्ड नंबर 6 से ये सूचना मिली कि 2 युवकों द्वारा एक महिला को गोली मार दी गई है। पुलिस टीम द्वारा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर
महिला को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां महिला की स्थिति सामान्य है और महिला खतरे से बाहर है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह एक पारिवारिक विवाद है और मुख्य अभियुक्त महिला का सौतेला पुत्र है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।